नमस्कार आप सभी को। मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे जिस पे हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी। कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक्स रह गए थे और आज हम उसमें कुछ नए टॉपिक्स को भी ऐड करेंगे और फिर उन पे बातें करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, हम उन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जो पुराने ज़माने में बहुत ऐसी चीज़ें होती थी, बहुत ऐसे प्रैक्टिसेस होते थे जो हमारे पूर्वज उनको फॉलो करते थे और आज भी वो प्रैक्टिसेस हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आज भी जब आप अपने लाइफस्टाइल को देखेंगे तो बहुत सारे हैबिट्स आप ये पाएंगे कि वो पुराने ज़माने से ही चलते आ रहे हैं। तो आप ज़रूर पिछले वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने और देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हुए मैंने दो चीज़ें पिछली वीडियो में बोला था और मैंने उस पर बात नहीं की थी। आज पहले उसको पूरा कर देता हूँ। एक चीज़ मैंने बताया था कि जब हम किसी के डेथ प्रोसेशन में जाते हैं, यानी कि जब किसी की मृत्यु होती है और हम उनके दाह संस्कार के लिए जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब हम उनके दाह संस्कार से आते हैं, वापस आते हैं, तो हम नहाते हैं। और नहाते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमें बिना नहाए घर में एंटर नहीं करने दिया जाता है। आपने ये नोटिस किया ऐसा क्यों होता है? तो इसको भी आपने देखा होगा कि लोग इसको भी सुपरस्टिशन से जोड़ देते हैं कि मतलब आप डेथ सेरेमनी से आए हैं, आपको वैसे नहीं आना है घर में, मतलब कुछ टचिंग वचिंग जैसा कि आप डेथ बॉडी से टच किए थे। लेकिन इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए जिस आदमी की डेथ हुई है, अगर वो किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी किसी संक्रमित बीमारी से, रोग से ग्रसित हो, तो अगर वो जिस बीमारी से ग्रसित था और जो लोग भी उनके प्रोसेशन में गए थे, दाह संस्कार में गए थे, हो सकता है कि वो बीमारी जिस भी बैक्टीरिया या वायरस से हुआ हो या जिस भी किसी भी रोगाणु से हुआ हो, वो आपके शरीर में अगर आ गया हो और आप बिना नहाए साफ सुथरा होकर के अगर घर में एंट्री करते हैं, तो आप जिनकी भी कांटेक्ट में आएंगे, जिनसे भी आपका बॉडी टच में आएगा, हो सकता है आप उन्हें भी ये बीमारी ट्रांसफ़र कर दें। तो सबसे बड़ा कारण यही है, साइंटिफिक जो रीज़न है इसके पीछे का यही है कि घर में हमें नहा के साफ होके जाना है। फिर बाल मुंडवाने का भी यही कारण है। बाल में मान लेते हैं, बाल में भी तो हो सकता है कि बैक्टीरिया या वायरस जो है वो एंटर कर गए हों। तो आप एकदम से क्या करिए कि हटा ही दीजिए सब कुछ, फेस का बाल, सिर का बाल आप हटा के ही घर में एंट्री करिए। कपड़ों को भी बाहर से धो के आइए, मतलब बाहर से साफ सुथरा होके घर में एंट्री कीजिए। तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हाँ, ये सही है, साइंटिफिक जो इसका रीज़न है, इसके पीछे का जो ये साइंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। फिर मैंने एक बात बताई थी आपको कि हम कुछ पर्टिकुलर डेज पे नॉन वेज नहीं खाते हैं। देखिए, धार्मिक एस्पेक्ट से ना देखें, धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप ये देखेंगे क्या हो अगर हम डेली ही नॉन वेज खाएं। तो सबसे पहले आप देखें कि हमारा जो बॉडी है वो प्योर नॉन वेज खाने के लिए नहीं बना है ना। तो सवाल ये है कि अगर हम डेली बेसिस पे नॉन वेज खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हो सकता है वो प्रॉपरली काम ना करे, है ना, ठीक से काम ना करे, डिस्टर्ब हो जाए। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर लगातार अगर आप 2 से 3 दिन नॉन वेज खा लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये गैप दे दिया गया होगा कि आप इस दिन मत खाइए, उस दिन मत खाइए, इस दिन खाइए, और इससे एक जो फूड साइकिल है ये भी मेंटेन रहेगा। अब डेली बेसिस पे नॉन वेज ही खाएंगे तो जो एनिमल्स है उनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मैनेज करके चलना है, सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना है, सब चीज़ों को खाया जाए ताकि फूड चेन में जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो अवेलेबल रहे। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, नया कुछ पॉइंट मैं आपको आज ऐड करने वाला हूँ आपके साथ। एक नया पॉइंट है, आपने ये भी देखा होगा कि लोग अपने घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू और मिर्च टांगते हैं। आपने ये ज़रूर देखा होगा। इसके पीछे का जो साइंस है वो ये देखा गया कि नींबू और मिर्च में जो केमिकल्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को रिपेल करते हैं। इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को, यानी छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जो किसी तरह से हमारे घर के डोमेस्टिक सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आप ही मान लीजिए कि अगर हम मस्कीटोज़ की बात करें, मच्छर की बात करें,
और वो अगर हमारे घर में एंटर करते हैं तो उनसे हमें बहुत नुकसान है, वो हमें काटते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, ठीक से सोने नहीं देते। तो हम ये चाहेंगे कि वो चीज़ें हमारे घर में एंटर ही ना करें। तो जब आप पुराने ज़माने में जाएंगे, पहले के टाइम को देखेंगे, तो उस टाइम पे हमारे पास स्प्रेज नहीं हुआ करते थे। आज हमारे पास बहुत सारे स्प्रेज है जिसको हम लोग स्प्रे करके इंसेक्ट्स को या कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं या उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, ये जो आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं थे। तो लोग क्या करते थे, नींबू और मिर्च को घर के आगे टांग देते थे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नींबू मिर्च को टांगने के लिए जिस थ्रेड का यूज़ करना है वो कॉटन का होना चाहिए, और वो कॉटन थोड़ा सा मोटा हो। कॉटन का जो थ्रेड हो, धागा हो, वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, क्योंकि जब आप नींबू और मिर्च में उसको पायर्स करेंगे, छेद करके उसको निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो कॉटन का धागा होगा वो नींबू और मिर्च में जो जूसेस है, जो उसके अंदर जूस है, जो रस है, वो कॉटन का जो धागा है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब जब वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर जब उससे हवा बह के उससे गुजरेगी, तो हवा के साथ उसका जो फ्यूम है, यानी उस केमिकल का जो फ्रेग्रेंस है, वो हवा में फैल जाएगा। हवा में फैलेगा तो इंसेक्ट्स, मच्छर या फिर दूसरे जो भी इंसेक्ट्स हैं वो उससे दूर भागेंगे। तो आपने ये भी देखा होगा कि उस नींबू मिर्च को चेंज करना ज़रूरी है। अगर वो मतलब ड्राई अप हो जाता है, जब वो सूख जाएगा, तो हमें उसे बदलना होगा, क्योंकि उसका फिर कोई मतलब नहीं बन जाता। तो इसको किससे जोड़ा गया कि घर में के आगे टांग देते हैं तो उसे नज़र वगैरह नहीं लगता है ना। आपने गाड़ियों के आगे भी देखा होगा इसको लगते हुए। गाड़ी के आगे लगने का क्या कारण है? पुराने टाइम पे गाड़ी के आगे इसका यूज इसलिए किया जाता था कि देखिए, पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं थे, या पेट्रोल डीजल वाली जो भी गाड़ियां हैं आज, वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत धीरे धीरे आए हैं। तो उस टाइम पे लोग बुलॉक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी या टोंगा का इस्तेमाल करते थे। तो जब ये गाड़ियां, आप जो है मान लेते हैं कि रास्ते बहुत अच्छे तो नहीं हुआ करते थे, कई बार तो रास्तों को जो है मतलब जंगलों से निकाला जाता था, यानी रास्ते जंगल से होके गुजरते थे। तो जब आप जंगल से होके गुजरते हैं तो क्या होता था कि जंगल में भी बहुत अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ आपको मैं बताऊं कि जंगल से आप गुजरते हैं, हो सकता है कि जंगल में जो इंसेक्ट्स के अलावा जहरीले सांप भी हों, वेनमस स्नेक्स भी हों। तो नींबू मिर्च का स्नेक्स के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, जब हमें कोई भी वेनमस जहरीला सांप काटता है, तो उसका जो सबसे मतलब अच्छा सिम्टम है कि वो जहरीला है या नहीं है, यानी कि हमारे बॉडी में जहर गया है या नहीं गया है। तो सबसे पहले आपका जो टेस्ट है, स्वाद चखने का जो आपका सेंस है, वो एकदम इनएक्टिव हो जाता है, डाउन हो जाता है। यानी कि आप कुछ भी चखेंगे तो आपको स्वाद ही नहीं मिलेगा उससे। तो क्या किया जाता था, मान लेते हैं कि बैलगाड़ी से कुछ लोग जा रहे हैं, क्या हुआ कि कोई स्नेक जो है काट लिया, सांप ने काट लिया, तो तुरंत से जो है उस नींबू या मिर्च को, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है, नींबू का या मिर्च का, तो तुरंत से उस पेशेंट को, यानी कि उस आदमी को जिसको सांप ने काटा है, उसको टेस्ट करवाया जाता था। और मतलब ये देखा जाता था, पूछा जाता था कि क्या उसे कोई टेस्ट मिल रहा है। तो टेस्ट मिल रहा है तो फिर उसे जो स्नेक ने जिसने काटा है वो वेनमस नहीं होगा, या फिर जिसने अगर टेस्ट नहीं मिल रहा है तो तुरंत से पकड़ लेंगे कि नहीं, इसको किसी वेनमस स्नेक ने काटा है। अगला हमारा जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने ज़रूर देखा होगा, अब थोड़ा ये कम हो गया है, लेकिन कुछ साल पहले तक जब किसी भोज में हम जाते थे, किसी भी पार्टी में, पहले टाइम पे तो लोग नीचे बैठ के खाते थे, और नीचे बैठ के खाने के साथ साथ हमें जो खाना परोसा जाता था वो कुछ खास तरह के पत्तों पे परोसा जाता था। और पूजा पाठ वाले जगह पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रसाद जो है वो केले के पत्ते में परोसा जाता था। केले के पत्ते जो होते हैं साइंटिफिकली वो बहुत ज़्यादा हेल्दी माने जाते हैं। क्या होता है उनमें? केलों के पत्तों में पॉलीफेनॉल्स केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल्स जो हैं ये एंटी बैक्टीरियल, या फिर आप बोल सकते हैं बैक्टीरियल साइड होते हैं, और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स
प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये दोनों आखिर हैं क्या? देखिए, बैक्टीरियल साइड प्रॉपर्टी क्या होती है? बैक्टीरियल साइड, बैक्टीरिया को मारने का जो प्रॉपर्टी है उसी को बैक्टीरियल साइड कहते हैं। यानी अगर कोई भी चीज़ बैक्टीरिया को मार सकता है तो उसको बोलेंगे कि दिस इज अ बैक्टीरियल साइड केमिकल। ठीक, CIDE वर्ड जो है इसका मतलब ये होता है किल, मारना, यानी बैक्टीरिया को मारने वाला। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स? वो केमिकल्स हैं बॉडी में, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, होता क्या है कि हमारे बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चलते ही रहते हैं। मतलब जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन, बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत सारी चीज़ें। तो इन प्रोसेसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल है वो रिलीज होता है, जो होना ही है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इनका रिलीज होना भी लाजमी है। तो ये जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये किसी दूसरे केमिकल्स के साथ बॉडी में अगर जाके रिएक्ट कर देते हैं तो उनका जो फिजियोलॉजी है, उसका जो फंक्शनिंग है, जो केमिकल का फंक्शनिंग है नॉर्मल हमारे बॉडी में, उसके साथ रिएक्ट करके इसको क्या करेंगे, चेंज ही कर देंगे। तो बॉडी का काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो जब काम करने का तरीका बदल जाएगा तो हम बदल जाएंगे, हेल्थ वाइज बीमार पड़ सकते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उन्हीं फ्री रेडिकल्स को, उन्हीं ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, यूँ कहिए मार देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं केले के पत्ते में भर भर के होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स लेने के बाद खाली केले के पत्ते में नहीं होता, बहुत ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती है। तो एजिंग प्रोसेस जो है ना वो रिड्यूस कर देता है एंटीऑक्सीडेंट्स जो है। एजिंग का मतलब होता है जल्दी से बुढ़ापा का आना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप लेते हैं तो हमारा जो एजिंग है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, हम लंबे समय तक हम हेल्दी और यंग दिखते हैं। तो आप भी अपने डेली लाइफ में केले के पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर करिए किसी ना किसी मील को लेते टाइम। मतलब जैसे दिन में हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, तो वीक में कोई एक ऐसा दिन ज़रूर सेट कर लें आप जिस दिन आप केले के पत्ते पे खाना खाएं, और वो भी नीचे ज़मीन पे बैठ कर। क्योंकि ज़मीन पे बैठने के बाद हमारा जो बॉडी का पॉस्चर होता है वो खाने के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है टेबल पे बैठ के खाने के मुकाबले। अब अगला पॉइंट और इंटरेस्टिंग है। अगला पॉइंट है हमारा, आपने देखा होगा लड़कियों में ईयर पायर्सिंग, नोज पायर्सिंग होता है, यानी कि नाक कान जो है इसमें लोग छेद करके कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज पहनते हैं। इसके पीछे भी साइंस ही है। देखिए, हमारे बॉडी में अगर आप चाइना के एक ट्रीटमेंट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा जिसमें हम एक्यूपंक्चर के बारे में जानते हैं। एक्यूपंक्चर में आपने देखा होगा कि चाइनीज़ जो होते हैं वो बॉडी के कुछ सर्टेन पर्टिकुलर पार्ट पे सुई चुभ होते हैं। ऐसा क्या होता है वहाँ पे? हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वहाँ पे स्पेशल पर्टिकुलर नर्व्स होते हैं, नर्व्स जो सीधा ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम उस पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, उस पार्ट को टच करते हैं, तो ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिव करता है। तो ये एक्यूपंक्चर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट का एक तरीका है आज के टाइम पे भी। तो ये जो हमारा ईयर है, ये जो ईयर, ये एक्चुअली जो ये है इसको हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं। हम सुनते इससे नहीं है, मेन ईयर इसके अंदर है। और ये जो सॉफ्ट पार्ट आप देखते हैं इसको ईयर लोब बोलते हैं, और ये जो एंटायर पार्ट आप देख रहे हैं इसको ईयर पिन्ना कहा जाता है। तो लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को पहनते हैं और सबका अलग अलग रीज़न भी है। तो ये वाला जो पार्ट है ईयर लोब जो है, यहाँ पे ईयर पायर्सिंग करने का जो कारण है, माना जाता है कि फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, उसको बैलेंस करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हिंदू मिथोलॉजी में ईयर पायर्सिंग के एजेस अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस तब कहता है
मतलब बच्चों को या फिर लड़कियों को, किसी को भी ईयर पायर्सिंग तब करवाना चाहिए जब उन्हें डीपीटी का टीका दे दिया जाए। डीपीटी का टीका क्या होता है? डीपीटी 3 चीज़ों के लिए टीका दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। इससे क्या होता है, जैसे टेटनस की हम अभी बात करेंगे, हम कान में जब ईयर पायर्स करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मेटल पहनते हैं, तो हो सकता है उसमें कोई बैक्टीरिया हो। तो अभी बच्चे का तो इम्यून सिस्टम बहुत अभी नया है, उसने अभी किसी नए पैथोजन बैक्टीरिया वायरस को नहीं देखा, तो उसके बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज़ भी नहीं बने होंगे, तो उसको पहले से इम्यून कर देना ज़रूरी है। तो डीपीटी के टीके के बाद ही किसी भी बच्चे को ईयर पायर्सिंग या नोज पायर्सिंग करवाना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे बाद अभी जो एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और चीज़ है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब लड़कियों का ईयर पायर्सिंग किया जाता है तो वो पहले लेफ्ट वाले में किया जाता है और बॉयज़ का राइट वाले में किया जाता है। होता क्या है कि लेफ्ट और राइट पार्ट जो होता है, माना जाता है कि जो मस्कुलिन प्रॉपर्टी है वो राइट वाले पार्ट को, अगर हम राइट वाले ईयर को पहले पायर्स करते हैं तो ये मस्कुलिन प्रॉपर्टी को पहले स्टिमुलेट करती है, पहले एक्टिव करती है, और लेफ्ट वाले पार्ट को ये फेमिनाइन प्रॉपर्टी को पहले स्टिमुलेट करती है। तो जो पहले स्टिमुलेट होगा, एक्टिव होगा, प्रॉपर्टीज़ उसके ज़्यादा दिखेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जो साधु संत लोग होते थे या फिर पुजारी लोग जो होते थे, उन्होंने भी अपने कानों में पायर्स करवाया हुआ है, वो भी बड़े बड़े कुंडल पहना करते थे। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, हमारा जो पुराना विज्ञान है या ज्ञान कह लीजिए, वो पूरा विज्ञान पे आधारित है। हम उसको मानते ज़रूर हैं, लेकिन हम उसके कारण, मतलब कई बार उसके कारणों को नहीं जानते, नहीं जानने, बस ऐसे ही बस ये समझते हैं कि पुराने टाइम से चलते आ रहा है, मान लेते हैं उसको भी। लेकिन सबके पीछे ऑलमोस्ट सारे जो भी पुराने प्रैक्टिसेस हैं, जो बिलीव्स हैं, वो सब साइंटिफिक है। तो हम उनको माने ये बेहतर है, लेकिन उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।